जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं कार्बनिक रसायन का भाग 2, जहाँ पे हम लोग जानेंगे कार्बनिक यौगिक और इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में विभिन्न यौगिकों के अणु भाग लेते हैं, जैसे C2H5Ber प्लस एक्वस KOH इज इक्वल टू C2H5OH प्लस KBr। बच्चों आपको पहली वीडियो में बताया था कि अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन के जो मुख्य अंतर है उनमें से एक अंतर ये होता है कि अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में आयन भाग लेते हैं, जबकि कार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं में अणु भाग लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभिक्रिया आपको दिखाई दे रही है ये कार्बनिक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें दो अणु भाग ले रहे हैं। एक ब्रोमोइथेन का है और QH के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पे ये अभिकारक है और ये अभिकर्मक है। अभिक्रिया में दो उत्पाद बन रहे हैं, जिनमें मुख्य उत्पाद है इथेनॉल C2H5OH और ये गौण उत्पाद है। क्या ये आपको स्पष्ट है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु रासायनिक अभिक्रियाओं में वे ही अणु क्रिया कर पाते हैं जो अणु सक्रिय होते हैं। क्या बच्चों केमिस्ट्री में एक अध्याय आपने पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। वहां पे आपने पढ़ा होगा कि दो मुख्य कारक होते हैं जो किसी अभिक्रिया की गतिकी को निर्धारित करते हैं। उनमें से एक कारक होता है हमारा सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एनर्जी बैरियर फॉर्म में पढ़ा जाता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया में वे ही अणु क्रिया करने के लायक होंगे जिनके पास सक्रिय ऊर्जा होगी। यानी कि ऊपर वाली अभिक्रिया में अगर आप कहते हैं कि ये अणु आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, तो यह संभव तभी होगा जब ये दोनों अणु सक्रिय हो चुके होंगे, यानी कि इनके पास आवश्यक सक्रियण ऊर्जा होगी। क्या यह आपको स्पष्ट है? कार्बनिक अणुओं के सक्रिय होने के लिए उनमें ध्रुवण होना आवश्यक होता है और कार्बनिक अणुओं में यह ध्रुवण सह संयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण होता है। लो जी, अभी हमने जाना था कि किसी भी कार्बनिक रसायन में जो होते हैं अणु भाग लेते हैं और केवल वे ही अणु भाग ले सकते हैं, वे ही अणु क्रिया कर सकते हैं जो सक्रिय होंगे। अब बात यह है कि भाई सक्रिय होने के लिए क्या आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा कि केवल वो ही कार्बनिक अणु सक्रिय कहलाते हैं जिनमें ध्रुवण होता है। ध्रुवण का मतलब होता है कि उनमें आवेश होना चाहिए। और ये आवेश कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके कार्बनिक अणुओं में सह संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर कहीं पर भी किसी अणु के अंदर सह संयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं, हल्का सा खिसक जाते हैं, तो वहां पर आवेश की उत्पत्ति होती है। और जो आवेश की उत्पत्ति होती है वह कहलाता है कार्बनिक अणुओं का ध्रुवण। और जैसे ध्रुवण होगा वे अणु सक्रिय हो जाएंगे और रासायनिक क्रिया कर पाएंगे। अर्थात सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कार्बनिक यौगिकों में ध्रुवण उत्पन्न करता है। तो ये तो आपको भी समझाया ही था कि भाई कोई भी अणु सक्रिय कब होगा, जब उसमें उस अणु के सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होगा। ध्यान रखिएगा, सहसंयोजी बंध का विस्थापन दो प्रकार का होता है, अस्थायी और स्थायी। अभी आपने जाना कि ध्रुवण होगा तो अणु सक्रिय होगा, और ध्रुवण के लिए आवश्यक है कि उस अणु के अंदर सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था से विस्थापित हो जाएं एक तरफ। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर, किसी भी कार्बनिक अणु के अंदर जो सहसंयोजी बंध विस्थापन होगा वो दो प्रकार का होता है जी। एक तो हमारा अस्थायी विस्थापन होगा और दूसरा हमारा स्थायी विस्थापन होगा। अस्थायी विस्थापन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया जाता है और स्थायी विस्थापन को समझाने के लिए प्रेरणिक प्रभाव, मेसोमेरिक या अनुनाद और अति संयुग्मन प्रभाव की सहायता ली जाती है, जो हम लोग एक एक करके यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सहसंयोजी बंध का विस्थापन समझाने के लिए, ध्रुवण को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे स्थायी विस्थापन का जो प्रकार है, प्रेरणिक प्रभाव, जिसको इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है, वो आइए शुरू करते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन का अधिकरण विद्युतीय परमाणु या समूह की ओर विस्थापन प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर, अणु के अंदर, यौगिक के अंदर
अगर आपके सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व की तरफ चले जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, तो ये कहलाता है प्रेरणिक प्रभाव। इसको हम लोग एग्जाम्पल की सहायता से समझाएंगे, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। पहले परिभाषा तो याद कीजिए कि प्रेरणिक प्रभाव होता क्या है। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या हुआ? सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉनों का ऋण विद्युतीय तत्व की ओर खिसकना या विस्थापन। खिसकना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो विस्थापन बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3Cl, CH3CH2F, CH3CH2Cn, ये 3 अणु दिखाए हुए हैं। यहाँ पे इनके ऊपर आप देख रहे हैं आवेश दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देखिए कि CH3Cl में कार्बन के साथ में 3 H लगे थे, एक Cl लगा था। तो कार्बन और Cl के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं जी? Cl की तरफ, क्योंकि Cl क्या है? ऋण विद्युतीय। तो हमेशा ऋण विद्युतीय की तरफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा, तो Cl पे आएगा आंशिक माइनस और यहाँ पे आएगा आंशिक धनावेश। बच्चों इसको डेल्टा बोला जाता है और ये खुला हुआ 8 की तरह लिखते हैं, डेल भी बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा को शॉर्ट में डेल बोला जाता है। तो माइनस डेल प्लस डेल। क्लियर है? यहाँ पे देखिए CH3CH2F कार्बनिक यौगिक के अंदर इस वाले कार्बन से लगा हुआ था F, जुड़ा हुआ था F। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन जो F की ओर जा रहे हैं, क्योंकि ये ऋण विद्युतीय है F, आप जानते हैं। ऋण विद्युतीय पे आवेश कौन सा आएगा? नेगेटिव डेल, माइनस डेल, और कार्बन पे आएगा प्लस डेल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण विद्युतीय F की ओर गति कर रहे हैं, विस्थापित हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर है Cn जो है ये ऋण विद्युतीय समूह होता है, ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं Cn जो है वो ऋण विद्युतीय है, तो माइनस डेल आया है और कार्बन पे प्लस डेल आया है। ये आवेश स्थायी होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेरणिक प्रभाव से होने वाला ध्रुवण कैसा है? स्थायी है। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व जैसे ClF या ऋण विद्युतीय समूह Cn लगा हुआ है, तो वहां पर ध्रुवण स्थायी होगा। स्थायी का मतलब है कि उसके अंदर आंशिक आवेश प्रत्येक समय विद्यमान रहता है, जो इसको हमेशा सक्रिय बना के रखता है। ये मारने के लिए उतारू रहता है, हमेशा रिएक्शन के लिए तैयार रहता है, क्योंकि ये कैसा है? ध्रुवित अणु है। स्पष्ट? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानते हैं प्रेरणिक प्रभाव का कारण कि भैया कहां से उत्पन्न हो गया प्रेरणिक प्रभाव, कहां से हुआ ध्रुवण, क्यों हुआ ध्रुवण। तो आइए जानते हैं कि करके हम। कार्बनिक पदार्थ में ऋण विद्युतीय या अधात्विक तत्व की उपस्थिति प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करती है। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि इंडक्टिव इफेक्ट कब होगा, क्यों होगा, तो एक ही उत्तर है, पदार्थ के अंदर या कार्बनिक यौगिक के अंदर ऋण विद्युतीय या अधात्विक तत्व की उपस्थिति पैदा करती है, उत्पन्न करती है प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे अणु, कुछ यहाँ पे यौगिक लिखे हुए हैं। Cl2 डाइक्लोरीन, डाइहाइड्रोजन, डाइऑक्सीजन, H2O, C2H6, CH3Br। क्लियर है जी? अब मैंने इनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख लिया है, गलत तो नहीं है। ये यहाँ पे इनका जो बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप देख सकते हैं Cl2 के अंदर Cl दो परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं एकल सह संयोजक बंध के द्वारा। H2 के अंदर 2 H परमाणु जुड़े हुए हैं सिंगल कोवेलेंट या एकल सह संयोजी बंध के द्वारा। O2 के अंदर OO के बीच में द्विव सह संयोजी बंध है, और यहाँ पे H2O का हमने बनाया हुआ है बंध आकृति। यहाँ पे C2H6 के अंदर आप देख सकते हैं CH3 के बीच में एकल सह संयोजक बंध है। इसी प्रकार CH3Br के अंदर CH3 और Br के बीच में एकल सह संयोजक बंध है। इसका तात्पर्य है कि CH3 का कार्बन Br के साथ में एकल सह संयोजी बंध बनाया हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे मैं आपसे पहले एक सवाल पूछूंगा कि बताइए किस अणु के अंदर, किस यौगिक के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सर Cl2 के अंदर हमें दोष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे दोनों Cl की ऋण विद्युता समान होगी, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? जितना ऋण विद्युतीय ये वाला Cl होगा, उतना ही ऋण विद्युतीय ये वाला Cl होगा। तो दोनों की ऋण विद्युता में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए दोनों H की ऋण विद्युता समान होगी। इसी प्रकार O2 के अंदर OO दोनों समान है, लेकिन यहाँ पर असमान है। यहाँ पे OH
ये जितने भी यहाँ बंध बात करें, इस वाले बंध की बात करें तो यहाँ पे दोनों परमाणुओं के बीच की जो ऋण विद्युतता है उसमें काफी ज्यादा अंतर है। ऑक्सीजन जो है वो दूसरे नंबर पे आता है ऋण विद्युतता के मामले में। तो यहाँ पे ऋण विद्युतीय तत्व लगा हुआ है, या ये कहें कि इस अणु के अंदर दो विभिन्न ऋण विद्युतता वाले परमाणुओं के बीच में बंध स्थित है। इसी प्रकार अगर हम लोग C2H6 की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन की ऋण विद्युतता में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंतर है Br और कार्बन की ऋण विद्युतता में, ये अधिक ऋण विद्युतीय है। इसी प्रकार H2O में O अधिक ऋण विद्युतीय है। तो मेरा पहला सवाल कि सर बताइए कि यौगिक के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व उपस्थित होगा, तो वो दो हैं, एक H2O और दूसरा CH3Br। दोनों परमाणुओं के बीच में ऋण विद्युतता का काफी ज्यादा अंतर होना आवश्यक होता है। तो अब आपको स्पष्ट हो गया कि इन सारे यौगिकों के अंदर केवल दो ही ऐसे अणु हैं, दो ही ऐसे पदार्थ हैं जहां पर दो विभिन्न ऋण विद्युतता वाले परमाणुओं के बीच में सहसंयोजी बंध बना हुआ है। तो केवल ये दो अणु ही यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव को उत्पन्न करेंगे। तो अगर यहाँ पर दिखाएं तो ऑक्सीजन जो है वो अधिक ऋण विद्युतीय है, तो माइनस डेल, और H पे क्या आएगा सर, प्लस डेल। इसी प्रकार इस वाले H पर प्लस डेल आएगा। क्लियर है। इसी प्रकार CH3Br में बात करें तो Br अधिक ऋण विद्युतीय है, माइनस डेल आवेश आएगा, और इस पे हमेशा आएगा कार्बन पे पार्शियल या आंशिक धनावेश, डेल के ना, आंशिक डेल बोल सकते हैं। तो केवल दो ही अणु यहाँ पर प्रेरणिक प्रभाव दिखाएंगे, इसको पहचानना सीख लीजिए। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनके अंदर ध्रुवण होगा या द्विध्रुव होगा। इसको द्विध्रुव भी बोला जाता है अकार्बनिक रसायन में। तो फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि द्विध्रुव कह लीजिए या ध्रुवण कह लीजिए, उसके लिए आवश्यक है कि दोनों परमाणु जो एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए हैं उनकी ऋण विद्युतता में अंतर होना आवश्यक है, बड़ा अंतर होना आवश्यक है, दोनों समान होने नहीं चाहिए। सहसंयोजी बंध से जुड़े दो परमाणुओं की ऋण विद्युतता का अंतर प्रेरणिक प्रभाव उत्पन्न करता है। भाई यही तो हमने डिस्कस किया है कि इतने सारे 3, 4, 5, 6 यौगिक लिए, 6 अणु लिए, 6 प्रकार में केवल दो ही फिट हुए हैं आपके मापदंड के अनुसार, आपकी कंडीशन के अनुसार। क्यों? क्योंकि यहां पर सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए दोनों परमाणु जो हैं उनकी ऋण विद्युतता में काफी ज्यादा अंतर है, और यही तो आवश्यक है, यही तो मंत्र है, ये अंतर ही मंत्र है किसका, प्रेरणिक प्रभाव का। इसलिए यहाँ पे इन दोनों में हुआ प्रेरणिक प्रभाव और इनमें नहीं हुआ जी। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे नहीं है अंतर, इनके पास है नहीं है अंतर, तो ये नहीं दिखाएंगे क्या, प्रेरणिक प्रभाव। अब यहाँ पे देखिए हमने CH3Cl लिया हुआ है। CH3Cl में कार्बन और Cl के बीच में है एकल सहसंयोजी बंध, स्पष्ट है। अब मैं इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूँ सर। यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंध का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। तो यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं अलग अलग प्रकार के, इसको आप जानते हैं, इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो हमने यहाँ पे ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का मान लीजिए, और जो स्फीयर है गोलाकार है ये मान लीजिए Cl का। अभी आपको प्रारंभ में दिखाई दे रहा है कि कार्बन और Cl के बिल्कुल एकदम मध्य में रखे हुए हैं, जितनी दूरी पर कार्बन से है उतनी दूरी पे Cl पे है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खिसक जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं ऋण विद्युतीय Cl की ओर। वास्तविकता ये है, ये वास्तविकता नहीं है, ये काल्पनिक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एकल सहसंयोजी बंध दो विभिन्न ऋण विद्युतता वाले परमाणुओं के बीच में उपस्थित है। कार्बन और Cl की ऋण विद्युतता में काफी ज्यादा अंतर होता है, और ऋण विद्युतीय होने के कारण Cl परमाणु ये साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, या सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय Cl की ओर चले जाते हैं। तो एकल सहसंयोजी के बंध जो इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए थे वो बीच में नहीं है Cl की ऋण विद्युतता के कारण। तो क्या हुआ सर? सर ये इलेक्ट्रॉन खिसक गए। इसको दिखाते हैं कुछ इस तरीके से, देख पा रहे हैं आप? ये देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, कार्बन से थोड़ा सा ज्यादा चले गए हैं Cl की तरफ। इसलिए देखिए हमने यहाँ पे तीर से दिखाया हुआ है, और जब ये तीर लगाएंगे बॉन्ड के ऊपर तो इसका तात्पर्य, इसका मतलब, इसका मीन साफ साफ है
कि साझी के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं किसकी तरफ, Cl की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पे उत्पन्न हो गया है प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। किसके कारण? ऋण विद्युतीय Cl के कारण। तो भाई Cl पे लगा दें क्या, पार्शियल डेल, आंशिक डेल, और कार्बन पे क्या लगा दें, पार्शियल डेल। सर ये आवेश कैसा है, ये ध्रुवण, ये आवेश स्थायी है। क्या स्पष्ट है? और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आंशिक आंशिक बोल रहे हैं, आंशिक आंशिक से क्या मतलब है सर जी? आंशिक का मतलब है एक इकाई से कम, दशमलव वाला, भिन्नात्मक, 0.000005। अब देख लो कितने पॉइंट आ गए जी, है ना। बहुत छोटा मान होता है लेकिन होता तो है, इसलिए इसको बार बार बोल रहे हैं आंशिक आंशिक, पार्शियल पार्शियल, यानी एक इकाई से कम है। तो ये आवेश जो आया है, ये आया है प्रेरणिक प्रभाव के कारण। ये ध्रुवित अणु है, ये हमारा जो है यहाँ पे सक्रिय अणु है। इसको सक्रिय बनाया किसने बनाया? सक्रिय बनाया Cl आपने, ठीक है ना। तो Cl जो है वो ऋण विद्युतीय है, जिसके कारण बंद के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं Cl की ओर, और अणु कैसा हो गया? ध्रुवित या ध्रुवण वाला, और बन गया है सक्रिय अणु। क्रिया देगा? बिल्कुल देगा। कारण क्या है? प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव से उत्पन्न होने वाला आवेश, चाहे वो पार्शियल डेल हो या माइनस डेल हो, ना, प्लस डेल हो या माइनस डेल हो, अत्यंत दुर्बल आवेश होता है जो दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, चाहे प्लस डेल हो या माइनस डेल हो, उसका मान कम होता चला जाएगा। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं, आइए मेरे साथ। तो देखिए यहां पे एक हमने अणु लिया हुआ है आपके लिए, CH3 CH2 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 Cl, है ना। कितने कार्बन है? 5। तो क्या बोलेंगे सर? क्लोरोपेंटेन। अब आप देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन समान है, यहाँ पे समान है, यहाँ पे समान है। दोनों परमाणु कैसे हैं सर? आपस में समान है। अगर हम दो दो की जोड़े पकड़े तो यहाँ पे क्या ऋण विद्युता में कोई अंतर होगा? तो उत्तर है नहीं, क्योंकि दो परमाणु क्या है? समान प्रकार के हैं। तो मैंने पूछा कहाँ है ऋण विद्युती, तो आपने कहा सर ये है Cl ऋण विद्युती, और यही तो है कारण। अरे यही तो है मंत्र। किसका? किसका कारण है, किसका मंत्र है? ये है प्रेरणिक प्रभाव का। क्लियर है? तो Cl की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे सर जी, बिल्कुल जाएंगे। आवेश कौन सा आएगा Cl पे? पार्शियल, नेगेटिव, आंशिक डेल्टा, आंशिक माइनस। क्यों आया? क्योंकि Cl है ऋण विद्युतीय, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जो लेता है उस पे माइनस चार्ज आता है, कार्बन पे आएगा प्लस। तो क्या लगा दिया? पार्शियल डेल, आंशिक धनात्मक। अब ये कार्बन पे हो गए इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि कौन ले गया है? Cl ने अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खिसका लिया है ना जी, कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा? अब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण थोड़ी सी बेईमानी दिखाएगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाएगा, और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खिसकाएगा। अब इस पे भी आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खिसकाए, किसने खिसकाए, किसने विस्थापित करे? इस वाले कार्बन ने। तो पार्शियल डेल डेल हो जाएगा। यहाँ पे सर ये इस इलेक्ट्रॉन पे कमी हुई है, तो ये इस कार्बन के बीच के जो साझी के इलेक्ट्रॉन थे, एकल संयोजी बंद इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर खिसकाएगा। इस पे पार्शियल डेल 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 आएगा। अब सर यहाँ पे देखो सर, पीछे वाले पे भी तो लगाओ सर, नहीं होगा। पीछे वाले कार्बन पे नहीं होगा, चौथे कार्बन पे नहीं होगा, 3 कार्बन से आगे ये प्रभाव नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, क्योंकि ये निर्भर करता है दूरी पर। भूलना नहीं, ठीक है बच्चे लोग। अब एक चीज और समझने का है सर, यहाँ पे पार्शियल के 2 डेल हो गए, यहाँ पे पार्शियल के 3 डेल हो गए, तो 3 गुना मान हो गया है ना मुन्ना ना। 3 गुना नहीं हुआ, 1/3 हो गया है। जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे ये मान कम होता जाता है, क्योंकि दुर्बल लिखा है, दुर्बल हो गया है। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो यहाँ पे 1 है, प्लस का 1, कुछ देर के लिए मान लीजिए, तो ये प्लस का 1/2 होगा, ये प्लस का 1/3 होगा। समझ पा रहे हैं आप? जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे आपके आवेश का मान, आवेश का प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव दुर्बल हो जाएगा। और चौथे कार्बन पे तो आवेश इतना कम हो जाता है, नगण्य हो जाता है, जिसको माना ही नहीं जाता है। इसलिए हमने 3 कार्बन के बाद आवेश नहीं दिखाया है। तो अगर डेल्टा का मान बढ़ रहा है तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि मान बढ़ गया है, इसका मान है कि मान कम हो गया है।
क्लियर, जितना यहाँ पे होगा उससे कम यहाँ पे होगा और सबसे कम यहाँ पे होगा और यहाँ पे तो लुप्त हो गया है, नगण्य हो गया है। तो याद रहेगा ऋणिक प्रभाव कैसा होता है, स्थायी होता है, जो निर्भर करता है दूरी के ऊपर, दूरी बढ़ेगी तो मान कम होगा जी। ठीक है जी, तो तात्पर्य हमने यहाँ पे लिख दिया है, अर्थात दूरी बढ़ने से ऋणिक प्रभाव घटता या कम होता जाता है। ये तो आपको समझाई दिया है, बस याद करते रहिए, आगे बढ़ते रहेंगे हम। अब बात करते हैं ऋणिक प्रभाव के प्रकार की। तो सर दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव जिसको -i से प्रदर्शित करते हैं और दूसरा होता है धनात्मक ऋणिक प्रभाव जिसको +i से स्पष्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं +i और -i को। ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट -i, सहसंयोजी बंद इलेक्ट्रॉन का कार्बन भाग से अधिक ऋण विद्युतीय तत्व या समूह की ओर विस्थापन ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कार्बन भाग से इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय तत्व या समूह की ओर विस्थापित होंगे, खिसकेंगे, जाएंगे, तो ये हमारा -i या ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव कहलाएगा। उदाहरण से देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने 4 यौगिक या 4 अणु प्रदर्शित किए हुए हैं। चारों के अंदर ऋण विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय समूह दिख रहा है आपको। NO2 नाइट्रो जो होता है वो ऋण विद्युतीय समूह होता है, Cl जो होता है वो ऋण विद्युतीय तत्व होता है। आप जानते हैं जैसे ही कोई ऋण विद्युतीय तत्व कार्बन से लगा होगा कार्बनिक यौगिक के अंदर, वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खिसकाएगा ऋणिक प्रभाव के कारण। इसको -i कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कहाँ कहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व या समूह लगा हुआ है। तो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो आप देख पा रहे हैं, मैं तीर से आपको दिखा रहा हूँ ऋणिक प्रभाव, और इस प्रभाव से आपको क्या स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं, ऋण विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय समूह की ओर। स्पष्ट है आपको। या कुल मिला के अगर आप देखें तो ये आपका कार्बनिक भाग है, कार्बनिक भाग से इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर जा रहे हैं ऋण विद्युतीय तत्व या समूह की ओर। तो क्या बोलेंगे आप इसको, ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव या -i। यही तो समझाया था अभी आपको ऊपर। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन भाग से इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं ऋण विद्युतीय तत्व या ऋण विद्युतीय समूह की ओर। स्पष्ट है आप। तो यहाँ पे कार्बन भाग से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कार्बन को, और नुकसान का मतलब माइनस होता है जी, नेगेटिव होता है। तो क्या बोलेंगे इसको, ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव या -i इफेक्ट। -i प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन को कार्बन से अपनी ओर खींचने वाले होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन निकासी परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप EWG भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी समूह या जो आपके परमाणु हैं जो -i इफेक्ट दिखाते हैं, कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं, उन सब समूह या परमाणु को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन निकासी परमाणु या समूह। इंग्लिश से बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे Cl की बात करें या नाइट्रो की बात करें, सर कैसे हैं ये, कौन है ये, इलेक्ट्रॉन निकासी या EWG समूह। स्पष्ट है आपको। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी लगे होते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने वाले इलेक्ट्रॉन निकासी परमाणु या समूह या EWG, वो दिखाते हैं -i प्रभाव। तो -i प्रभाव का जो यहाँ पे जिम्मेदार है, कौन है वो, नाइट्रो, कौन है वो, Cl, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। क्लियर है आपको। तो आइए जान लेते हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन निकासी समूह या परमाणुओं को, उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है, क्रम वाला क्रम आता है कि बताइए कि इसमें -i इफेक्ट का या -i प्रभाव का सही क्रम कहाँ पे है। तो आइए जानेंगे हम। ये यहाँ पे विभिन्न परमाणु और समूह दिए हुए हैं। तो यहाँ पे परमाणु की बात करें तो ये परमाणु है, और बाकी जितने भी आप देख रहे हैं ये सारे क्या है जी, समूह है। यहाँ पर ये इनका वरीयता क्रम भी है। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकासी निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, प्रभाव कौन सा उत्पन्न करेंगे, -i। तो -i के लिए जिम्मेदार है ये, है ना जी। जहां पर भी किसी भी कार्बनिक पदार्थ में कार्बन से इनमें से कोई भी परमाणु या समूह इनमें से कोई भी एक लगा होगा, तो वहां पर प्रभाव कौन सा होगा, -i या ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव। स्पष्ट रहेगा।
यहां पर ये इनका माइनस आई प्रभाव का वरीयता क्रम भी है। अगर वरीयता क्रम की बात देखें तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्लस NF3 समूह लेगा। अगर हम लोग बात करें तो सर H तो यहाँ पे हमने क्रम में लिया है, H कभी भी माइनस आई प्रभाव नहीं दिखाता है। ये तो यहाँ पे हमने क्रम के हिसाब से दिखाया, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? अगर कहीं पर F या Cl लगा है या आई लगा है तो बताइए इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली माइनस आई कौन दिखाएगा? एफ। इनमें दुर्बल किसका होगा? माइनस आई का। तो अगर ये आप क्रम याद कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन निकासी समूह का, तो माइनस आई वाला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दो उदाहरण लिए हुए हैं, दो कार्बनिक यौगिक हैं जिनके अंदर आप देख पा रहे हैं दो समूह लगे हुए हैं। लेफ्ट वाले में लगा है SO3H, राइट वाले में लगा है CHO, है ना जी। ये देखिए अब यहां पे अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों समूह का प्रभाव कैसा है, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, तो आपने ऊपर देखा था ये तो है आपका CHO ये वाला जी, SO3H ये वाला है, और ये सारे बदनाम है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए माइनस आई के लिए। तो इन यौगिकों में कौन सा प्रभाव होगा जी? माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जिससे ये सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे इन ग्रुप की तरफ, इन समूह की तरफ। स्पष्ट है? तो बताइए यहां पर कौन सा प्रभाव होगा? माइनस आई या ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव। इन पे लगा देंगे माइनस आई और कार्बनिक भाग पे लगाएंगे, कार्बन पे लगाएंगे प्लस आई। ठीक है जी, यहाँ पे प्लस डेल लगा देता हूं, यहाँ पे माइनस डेल लगा देता हूं। तो इन दोनों यौगिकों में कौन सा प्रभाव हुआ? ऋणात्मक ऋणिक प्रभाव या माइनस आई। स्पष्ट है? तो देखिए कितना आसान है ऋणिक प्रभाव को पहचानना, उनमें अंतर करना। अब लेंगे दूसरा प्रकार जिसका नाम था धनात्मक ऋणिक प्रभाव, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंग्लिश में, या फिर प्रदर्शित करते हैं प्लस आई से। सहसंयोजी बंद इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन दाता समूह या धन विद्युतीय समूह से कार्बन की ओर विस्थापन कहलाता है धनात्मक ऋणिक प्रभाव या प्लस आई। सर ध्यान रखिएगा, अगर कोई कार्बन के साथ में समूह लगा है और वो समूह जो है कार्बन भाग की ओर इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, कार्बन भाग की ओर, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? धनात्मक ऋणिक प्रभाव या प्लस आई, है ना। ये बिल्कुल उल्टा होता है जो माइनस आई का। तो यहां पे लिखा हुआ है देखिए प्लस आई माइनस आई प्रभाव का विपरीत होता है। वहां पे माइनस आई में कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकाले थे और प्लस आई में इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे। अब उदाहरण से स्पष्ट करेंगे, यहां पे एक कार्बनिक यौगिक है, इसके अंदर Y समूह लगा है। Y जो है इलेक्ट्रॉन दाता है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन देगा किसको? कार्बन को, यानी कार्बनिक भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इस बार देखिए तीर को उल्टा बनाया है, Y से कार्बन की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो रहे हैं, जा रहे हैं कार्बनिक भाग में। तो ये विपरीत हुआ जी किसका? माइनस आई का। तो यहां पे आपने देखा था माइनस आई में जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पे माइनस डेल आता है, जो देता है उस पे पार्शियल डेल आता है। तो इस पर जाएंगे, 3 कार्बन तक चलता है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे माइनस के 2 डेल लगा दूं और यहाँ पे माइनस के 3 डेल लगा दो। लेकिन ध्यान रहे -3 डेल का मतलब ये नहीं कि 3 गुना है, इसका मतलब है कि ये काफी कम है, तिहाई है, ये जस्ट आधा हो गया है और ये पूरा है। तो दूरी बढ़ने के साथ में ऋणात्मक प्रभाव जो है वो दुर्बल या कमजोर हो जाता है और चौथे कार्बन पर ये प्रभावी या लागू नहीं होता है। क्या ये आपको स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं है जी, अगर आपको माइनस आई क्लियर हो गया होगा। प्लस आई प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमाणु या समूह इलेक्ट्रॉन को कार्बन भाग की ओर भेजते हैं। ऐसे समूह इलेक्ट्रॉन दाता समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी बताया था आपको, बिल्कुल क्लियर है कि जब भी प्लस आई इफेक्ट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो समूह या परमाणु से कार्बन भाग के अंदर जाएंगे और ऐसा करने वाले परमाणु या समूह जो होंगे वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन दाता समूह या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह लगे होंगे वो उस कार्बनिक यौगिक के अंदर प्रभाव उत्पन्न करेंगे। कौन सा? प्लस आई।
अब उदाहरण में देखते हैं विभिन्न इलेक्ट्रॉन दाता समूह या ईडीजी ग्रुप कौन से हैं भाई, कौन से समूह या परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए O-, COO-, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल समूह लगा है, यहाँ पे आपका आइसोप्रोपाइल समूह लगा है, यहाँ पे इथाइल समूह लगा है, यहाँ मिथाइल लगा है, ड्यूटेरियम है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन तो आप मानिए ही मत कि इलेक्ट्रॉन देगा, ये तो सिर्फ तुलना करने के लिए है, इसको मैंने काट भी दिया है। तो यहाँ पे ये क्रम याद कर लीजिए, इस क्रम से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए कहीं पर मिथाइल लगा है किसी कार्बन पे और कहीं पे O- लगा है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा, कौन सा प्लस आई ज्यादा दिखाएगा, O- या मिथाइल। तो उत्तर सही बताया आपने, O- जहां पे लगा होगा वहां पे प्लस आई ज्यादा होगा, किसके मुकाबले, CH3 के मुकाबले। ऐसे तुलना करने के लिए ऐसे विभिन्न क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आप इसको क्रम को याद कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन हमेशा एकदम बिल्कुल सही होगा। आइए अब जानते हैं प्रणिक प्रभाव का कार्बनिक यौगिकों पे क्या इससे किसी कार्बनिक यौगिक पे फर्क पड़ेगा, क्या उसकी विशेषताओं में अंतर आएगा, क्या उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन होगा। तो उत्तर है हाँ। कार्बनिक यौगिकों के उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक और द्विध्रुवी गुणों का कारक प्रणिक प्रभाव होता है। बच्चों अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर बताओ बच्चों कि किसी अणु के अंदर, किसी यौगिक के अंदर प्रणिक प्रभाव है और किसी के अंदर नहीं है तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि जिसके अंदर भी प्रणिक प्रभाव होगा उस यौगिक का, उस अणु का, उस पदार्थ का गलनांक, क्वथनांक उच्च होगा और उसके अंदर द्विध्रुवी गुण होगा, वह सक्रिय होगा, क्रिया करने के लिए एकदम तैयार होगा, एवर रेडी होगा। क्लियर है। इसके प्रभाव के बारे में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जो हमारा भाग 3 होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बच्चों आज हमने क्या जाना, आज हमने कार्बनिक रसायन के दूसरे वीडियो में जाना प्रणिक प्रभाव के बारे में। प्रणिक प्रभाव वो प्रभाव होता है जो किसी भी कार्बनिक पदार्थ के अंदर द्विध्रुव गुण उत्पन्न करता है, उसको द्विध्रुवी बनाता है। द्विध्रुवी होने के कारण कोई भी कार्बनिक अणु या यौगिक सक्रिय हो जाता है, रासायनिक क्रिया को कर पाता है। फिर हमने जाना प्रणिक प्रभाव को आई से दिखाते हैं जो दो प्रकार का होता है, -I और +I। -I जो प्रभाव होता है, ऋणात्मक प्रणिक प्रभाव होता है, उसके लिए कुछ समूह, कुछ परमाणु उसके लिए जिम्मेदार होते हैं जो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालने का काम करते हैं। जो जब भी किसी कार्बन भाग से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो वो कहलाएगा -I, और जब भी किसी समूह या परमाणु से इलेक्ट्रॉन कार्बन भाग के अंदर आएंगे तो वो कहलाएगा +I। समझा भाई। तो आज ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आज के बाद उम्मीद है आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जुड़े रहिए हमारे साथ कार्बनिक रसायन के अगले वीडियो तक। जय हिंद बच्चों।